हरे कृष्ण। सो आज की वीडियो में हम लोग ये रेसिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रेसिस्टेंस माने हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलते हैं ना। हाँ, तो ये प्रतिरोध होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था वोल्टेज का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमने वो जो टैंक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया था। तो हमने स्कूल में मोस्ट ये पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन टू इलेक्ट्रॉन्स, और जो चीज़ करंट को अपोज करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहा जाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना। तो लेकिन ये प्रतिरोध आते कहाँ से आती है ये। तो हमने अभी तक ये समझा है कि हर एक मटेरियल के अंदर आटम्स होते हैं। ये आटम्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस रहते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। इसके ऊपर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। हमने जो अगर किसी भी मटेरियल में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक चला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चलन करा सकते हैं, तो उसको हम लोग करंट को बोलते हैं, है ना। उसको इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर तक मूव कराने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस फोर्स को हमने वोल्टेज के नाम पे बोला जाते हैं। तो हमने इधर तक सीखा। लेकिन अभी एक तो आटम के अंदर सिर्फ ये पार्टिकल्स है, तो ये प्रतिरोध आए कहाँ से आया ये प्रतिरोध, इसके बारे में समझने के लिए हम लोग वापस एक करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने ये समझा है कि अगर जो आटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए हमें जो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ही कम है। जैसे आप न्यूक्लियस के पास में आते हैं, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स को निकालने हैं, उसको निकालने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक कॉपर वायर है, ये है कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर में हमें इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। मुझे 1 सेकंड के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मूव करानी है, ठीक है। उसके लिए मैं मान लेता हूँ मुझे इधर 1 वोल्ट का फोर्स ज़रूरत पड़ती है। अगर से मुझे कॉपर की जगह मान लो मैं एक स्टील वायर यूज़ करता हूँ, स्टील वायर, स्टील वायर में अगर वो भी सेम लेंथ है, इसके अंदर भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव करानी है मुझे 1 सेकंड के अंदर, क्या इसमें जो ताकत या वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वो सेम 1 वोल्ट से मैं चला सकता हूँ क्या 1 सेकंड के अंदर? पूछे हुए तो नहीं हो सकता। कारण ये है कि जो कॉपर का जो आटम है, उसकी जो आखिरी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टील से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है। तो स्टील में जो आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर से कम है। मान लो स्टील का ये वाला कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी कक्षा में नहीं मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन कॉपर के अंदर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए हमें इधर 1 वोल्ट अप्लाई करने से 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग 1 सेकंड में मूव करा सकते हैं। लेकिन स्टील वायर में आपको 5 वोल्ट अप्लाई करने से 10 इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं। अगर मैं तीसरा एक लकड़ी का ऐसे स्टिक है, ये वुडन स्टिक है, अगर ये वुडन स्टिक के अंदर भी बहुत सारे आटम्स हैं, अगर मैं ये पूछूंगा क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना पॉसिबल है, डेफिनेटली इसमें पॉसिबल होता है। क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो इनमें मैं 5 वोल्ट अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ, इनमें कम से कम इसका 1000 गुना अप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपको 5000 वोल्ट अगर अप्लाई करोगे तो वुड में भी या लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट में मूव हो सकती हैं।
तो हमने स्कूल में जनरली ये समझ लेते हैं कि कंडक्टर्स का मतलब होता है कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है, इंसुलेटर्स का मतलब है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होती है। लेकिन असली में ऐसा नहीं है, किसी भी मटेरियल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सकते हैं, लेकिन जो फ्लो कराने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, वो अलग अलग होती है। सो इधर हम लोग एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जो मटेरियल्स है जिनमें कम से कम वोल्टेज अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर्स। जिस मटेरियल्स में ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए, उस मटेरियल्स को बोलते हैं हम इंसुलेटर्स है ना। जो कंडक्टर्स जो बोलते हैं उसमें कम वोल्टेज अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें प्रतिरोध बहुत ही कम है ना। तो इसलिए इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लो रेसिस्टेंस मटेरियल्स, मतलब इसमें प्रतिरोध बहुत ही कम है। और जिनमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स मूव कराने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे हाई रेसिस्टेंस मटेरियल्स। अभी समझ लिया ना। तो कंडक्टर्स का मतलब उसमें प्रतिरोध बहुत ही कम होते हैं, इंसुलेटर्स का मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है कि उसमें जो आखिरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, या आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स ना होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा ताकत लगती है। क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं वो न्यूक्लियस की जो पास में रहता है ना, ये वाला ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ता है जो इंसुलेटर्स के अंदर, इसलिए हमें ज़्यादा ताकत लगती है। लेकिन जो कंडक्टर्स के अंदर है ना, वो आखिरी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, उसमें से निकालना पड़ता है, इसलिए कम ताकत से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सकते हैं। ये है मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में, मतलब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। ठीक है, अभी रेसिस्टेंस तो समझ में आ गया। तो अगर मान लो हमें किसी मटेरियल का अगर रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मान लो आपसे किसी ने पूछा अगर मैंने आपको 10 मीटर का वायर देता हूं तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो सकते हैं। अगर ये 10 मीटर का वायर है, कॉपर वायर मान लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए हमें और थोड़ा सा और एक चीज़ समझना पड़ेगा, उसके बारे में हम लेटेस्ट चेक कर लेते हैं। तो मैं ये 10 मीटर वायर को सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें से 1 मीटर का वायर लेता हूँ कट करके, ये 1 मीटर के अंदर मैं चेक करता हूँ क्या अगर मैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरा जगह के लिए मूव कराने के लिए कितना वोल्टेज की जरूरत पड़ रही है। मान लो 1 वोल्ट, अगर सेम 1 वोल्ट यूज करके क्या मैं 10 मीटर तक चला सकता हूं क्या? नहीं है ना, क्योंकि इसमें 1 मीटर में मान लो इधर 10 आटम्स हैं, तो 10 मीटर में कितना होंगे, 100 आटम्स होंगे। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से चालू हो रहे हैं वो 10 की जगह पे 100 आटम्स को क्रॉस करके इधर आना है, मतलब मुझे ज़्यादा ताकत जरूरत पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी ये कहा था, जिस मटेरियल्स में ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये इधर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर ये किसी भी वायर को तार का अगर लेंथ बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, सो रेसिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट मटेरियल। प्रोपोर्शनल का मतलब हमने ऑलरेडी समझ लिया कि अगर उस तार का अगर लेंथ बढ़ जाती है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, अगर उस तार का लेंथ घट जाती है, कम हो जाती है, तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। ओके, तो ये एक चीज हमने समझ लिया। दूसरा चीज ये कि अगर रेसिस्टेंस किसी और पैरामीटर से अदर है क्या नहीं वो चेक कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी देखा, सपोज एक वायर है, इसका अंत में कैसे होता है, इधर एक सर्कल जैसे रहता है ना, तो इस सर्कल का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं πr²। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या बोलेंगे,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो इधर एक वायर है, जैसे हमने इधर डिस्कस किया था, एक कॉपर वायर है, उसका 1 मीटर है, ऐसा लेंथ है, ठीक है। और दूसरा कॉपर वायर है, एकदम पतले से कॉपर वायर है, उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम है इस वायर से कंपेयर करेंगे तो अभी मैं पूछता हूं क्या इन दोनों में से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी? तो आप क्या कहेंगे? हमने तो इधर यही सीखा, अगर दोनों का लेंथ सेम 1 मीटर है तो रेसिस्टेंस दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, रेसिस्टेंस लेंथ पे आधार है, डिपेंड करता है। दूसरा ये जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कैसे होगा? तो जैसे हमने टैंक एग्जाम्पल में समझा था, मान लो अगर दो टैंक में मान लो अगर इधर एक टैंक है, इसमें पानी है, ये पानी को हम लोग इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं और डिफरेंस को वोल्टेज समझ लेते हैं। तो मैंने इधर से एक पाइप ऐसे कनेक्ट किया था जिसका डायामीटर मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो और दूसरा सेम लेवल पे दूसरा टैंक है और जिसका डायामीटर है 10 सेंटीमीटर है, इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका 1 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों पाइप में से किस में फ्लो रेट ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी किस में से निकलेगी? नेचुरली जो जिस पाइप का एरिया ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा फ्लो रेट होगा ना, इससे कम रहेगी। तो हमें क्या समझ सकते हैं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ज़्यादा है उसमें फ्लो रेट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है मतलब प्रतिरोध बहुत ही कम है। और जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो रेट बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो हो रही है मतलब उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो इस पॉइंट से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये है कि किसी भी वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाती है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर जिस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होती है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस रिलेशन को हम लोग एक ही फॉर्मूला में जनरली आप स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसको आप ये भी पढ़े होंगे, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो इस रो को बोलेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टिविटी का मतलब यही है कि 1 मीटर का लेंथ का किसी भी मटेरियल का, मान लो अगर अपने पास एक कॉपर वायर है, एक स्टील वायर है, तो कॉपर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, स्टील का रेसिस्टिविटी क्या होता है बोलेंगे तो सबसे पहले मैं एक मीटर का कॉपर वायर लेता हूं, तो ये 1 मीटर लेंथ में कितना रेसिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, और समटाइम्स उसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ऐसे ही स्टील वायर का मुझे कैलकुलेट करना है, तो 1 मीटर स्टील वायर का कितना रेसिस्टेंस होता है उसको हम कहेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ स्टील। अगर मान लो मुझे 1 मीटर का पता चल जाता है तो इसके बाद लेंथ कितना भी हो हमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इधर में अगर 1 मीटर कॉपर वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम होती है, तो मान लो अगर मुझे 100 मीटर्स का 100 मीटर्स का कॉपर वायर है उसका कितना रेजिस्टेंस होता है बोलेंगे तो क्या करना है, 100 इंटू 1 उसका 100 ओम्स होती है। अगर इधर 1 मीटर स्टील वायर का मान लो 2 ओम्स रेजिस्टेंस होती है, अगर 100 मीटर्स स्टील वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है पूछेंगे तो क्या बोलेंगे 100 इंटू 200 ओम्स होते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे आसानी भाषा में मैं भी यूनिट वैल्यू बोल सकते हैं इसको। एक यूनिट का मतलब 1 मीटर का कितना जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पढ़े होंगे स्कूल स्टेज में R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और ये रेजिस्टेंस का जो मेजरिंग का यूनिट है उसको हम बोलेंगे ओम्स। तो इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ संदेह है, कुछ भी प्रश्न है तो वो आप
कमेंट के रूप में नीचे लिख दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ उसको समझाने के लिए। धन्यवाद।